वेलकम व्यूअर्स। नेम मैनेजर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, हमने अपना जो डेटाबेस पिछला बनाया था उस पे हमने एनालिसिस भी किया था काउंट एफ और सम एफ पे। उस पे हम जाते थे और रेंज लेते थे अपने कॉलम्स का। अगर आपके पास नेम मैनेजर्स होंगे तो आपको ये रेंज लेने की जरूरत नहीं होगी। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले डेटा सोर्स में जब हमने अपने डिपेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट्स बना दिए कि कौन कौन से मेरे हो सकते हैं, उनके मैं अब नेम मैनेजर्स बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं? जो हेडिंग्स है उसको सेलेक्ट ना करें, हेडिंग के नीचे जितनी भी आपके वो आइटम्स है उनको सेलेक्ट कर दें। फिर आप जाए फार्मूलाज बार में, ये जो फार्मूला मेन्यू है इसमें जाए और फार्मूला मेन्यू में यहाँ पे लिखा गया है नेम मैनेजर। ये जो ओवरऑल टैब आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं नेम मैनेजर। अब ये नेम मैनेजर जो है ये आपने डिफाइन करने हैं, इसके लिए आपने एक नाम देना है। अगर आप ये नेम मैनेजर्स ना भी देते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आपको रेंज लेना होगा। लेकिन नेम मैनेजर का फायदा ये होता है कि फिर आपको रेंज लेने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल वो जो नेम आपने दिया होता है वही नेम आप टाइप करते हो। अब कैसे? इसमें आपने सेलेक्ट किया डिफाइन नेम, यहां पे आप आ गए। आपने यहां पे इसको नाम दे दिया कि ये है आइटम लिस्ट। ये मेरा है आइटम लिस्ट। स्कोप इसका क्या है? इस तमाम वर्कबुक पे ये अप्लाई होगा। ये किसी खास शीट पे करते हो या तमाम वर्कबुक के पे करते हो, मैं कहता हूं तमाम वर्कबुक पे ये अप्लाई हो। कोई कमेंट वगैरह देना चाहते हो दे दो और ओके करो। इसने खुद, आपने ऑलरेडी सिलेक्शन की थी तो ये खुद इधर आ रहा है। आप ओके कर दो तो आपका नेम मैनेजर आइटम्स का बन गया। फिर आप चाहते हो लोकेशन पे तो इनको सेलेक्ट कर दो, डिफाइन नेम, यहाँ पे आ जाओ और इसको नाम दे दो लोकेशन लिस्ट। इसको आपने नाम दे, सिर्फ लोकेशन नाम मत देना क्योंकि अक्सर कॉलम्स के हेडिंग भी इस तरह होते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोकेशन लिस्ट आपने दे दिया, ओके कर दो तो ये भी आपका आ जाएगा। फिर स्टाफ आपका जितना भी है उनके सिर्फ उन्हीं का कॉलम, ये वाला लोकेशन वाला जरूरत नहीं है, इसको आपने ऑलरेडी बना दिया। सिर्फ ये वाला कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, डिफाइन नेम, और यहाँ पे आप कहते हो स्टाफ लिस्ट और इसको ओके कर दो तो आपकी ये नेम मैनेजर्स बन जाएंगे। इसको आप देखना चाहते हो तो ये जो टैब है नेम मैनेजर का, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि लोकेशन और स्टाफ, इन दोनों का मेरे पास नेम मैनेजर बना है। आइटम्स का नहीं बना है, सॉरी, मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये आइटम मैंने सेलेक्ट किया, डिफाइन, और इधर मैंने नाम दे दिया आइटम लिस्ट और ओके कर दिया। तो अब जब मैं नेम मैनेजर में जाता हूँ मेरे पास आइटम लिस्ट है, मेरे पास लोकेशन है, मेरे पास स्टाफ है। ये और भी है लेकिन ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। तो ये तीन मैंने अपने लिए यहाँ पे नेम मैनेजर्स बना दिए। अब इसका फायदा क्या होगा? अब आप देखें, जैसे ही मैं डेटाबेस में गया, मैं आइटम वाले कॉलम पे हूँ। अब मैं अपनी वैलिडेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जब मैं नेम मैनेजर बना रहा था मैं फार्मूले में गया था और इस टैब में खेल रहा था। अब जब डेटा वैलिडेशन की बात आई तो मैं डेटा वैलिडेशन वाले टैब पे जाऊंगा। ये है डेटा वाले टैब पे डेटा, और यहाँ पे आके ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है डेटा टूल्स, इसमें ये वाला, इसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आपने क्लिक किया, यहां आपने डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया। अब ये आपके सामने नजर आ रहा है। यहां पे ये कह रहा है कि इस सेल में फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट होता है वो वैलिडेशन क्राइटेरिया है एनी वैल्यू, ये अलाउ कर रहा है। अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। किस चीज पे? एनी वैल्यू के क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट। अब मैं लिस्ट पे आ गया, यहाँ सोर्स में वो कह रहा है कि मुझे बताओ। अब आपने अगर नेम मैनेजर नहीं बनाया है तो फिर आपने यहाँ क्लिक करके अपने डेटा सोर्स में जाके ये सारे आइटम रेंज करने होंगे। और अगर आपने बनाया है तो फिर आपके लिए सिंपल काम क्या है, आप यहां आ जाओ। इज इक्वल टू, आपने उस नेम मैनेजर को क्या नाम दिया था? आइटम लिस्ट। अगर आप भूल गए हो कि मैंने क्या नाम दिया था आइटम्स को, तो आप सिंपल क्या करें, यहां पे क्लिक करके F3 दबाएं। क्या दबाएं? F3। जब आप F3 दबाएंगे
तो आपके पास ये लिस्ट खुद ब खुद खुल जाएगा। यहाँ पे ये है लिस्ट खुल गया। अब इसमें से कौन सा आपको चाहिए? आइटम लिस्ट चाहिए। आइटम लिस्ट को क्लिक करो और ओके। या तो आपको नाम याद होगा, आप इज इक्वल टू के बाद इज इक्वल टू जरूर लिख दो, या अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आके F3 प्रेस कर दें। जैसे ही आप F3 प्रेस करोगे तो वो लिस्ट आपका विजिबल हो जाएगा और आप उससे अपना लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने आइटम लिस्ट सेलेक्ट किया, मैंने ओके किया। अब यहाँ मैं आया तो ये क्या कह रहा है? मुझे वो सारे आइटम्स के लिस्ट इधर दे रहा है। अब ये मैं एक ही सेल में था, नीचे ये नहीं होगा, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करके नीचे जितना भी मेरा डेटाबेस एक्सपेक्टेड रोज होंगे, हजारों होंगे, लाखों, उस तक मैं पेस्ट कर देता हूँ। या पहले ही से जब आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी नहीं बनाया और मैं चाहता हूं कि मैं इस सारे कॉलम पे इसको अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं पहली ही सिलेक्शन अपनी सारी जगह कर लूंगा और फिर चला जाऊंगा डेटा, डेटा वैलिडेशन, और फिर यहाँ पे लिस्ट। अब मुझे अगर नाम याद है तो इज इक्वल टू के साथ वो लिख दूं, अगर नाम याद नहीं है तो सिंपल F3 दबाया। ये मेरे सामने नजर आ गया वो नेम मैनेजर्स। मैंने इसमें से आइटम लिस्ट सेलेक्ट किया और ओके किया और ओके किया, तो ये यहाँ पे हर जगह आपको आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रहे हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है MS एक्सेल के काउंट इफ और सम इफ्स, इसका और एडवांस यूज के कैसे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं विद मल्टीपल कंडीशंस एंड वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल बाय लोकेशन, एज, जेंडर एंड अदर एरियाज एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस ये आपके लिए इस तरह अहम है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसको मैं एनालाइज करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेंडर है, एज है, इन सब पे मैं देखना चाहता हूं। अब आप अगर आपके पास जो डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो डेटाबेस इसके लिए यहाँ रखा हुआ है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल। अगर ये हेल्थ से रिलेटेड हो तो सिंपल इसमें फर्क फिर ये होगा कि यहाँ पे टीचर्स की जगह हेल्थ मैनेजर्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें आपके पास टीचर्स की डिटेल है, जेंडर है, एज है, कॉन्टेक्ट नंबर है, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, उनका स्कूल नेम, कौन सा स्टाफ आपने उनको असाइन किया है, उनकी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी, उन्होंने क्या किस किस्म के ट्रेनिंग्स लिए हैं आपसे। ये अगर आपका एक लंबा डेटाबेस है तो इसके एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप हम करेंगे कि इससे जब हम ये सिंपल डेमोग्राफिक्स निकालेंगे तो ये जो वेरिएबल है इनको कैसे हम इंश्योर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेशन किया था काउंट एफ और सम एफ पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। वो पहले सिंपल लेवल पे था, अब हम थोड़े एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो उसमें हमने ऑलरेडी किया था कि कैसे आप इन डिस्ट्रिक्ट्स, ये लोकेशंस है, फॉर एग्जांपल जेंडर है, एज है, इसके काउंट एफ या सम एफ के थ्रू अपने डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले सेशन एक्सेल के सेशन में बताया था कि जब आपके पास डेटाबेस हो तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ता है कि मुझे किस किस चीज की अगेंस्ट डेटा चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल जेंडर का कॉलम है तो जेंडर पे चाहिए होगा, एज पे चाहिए होगा, प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट पे चाहिए होगा, अगर तहसील पे भी चाहिए तो वो भी हो सकता है, स्कूल्स पे। इसी तरह किस स्टाफ को कौन कितने टीचर असाइन है इस पे करना चाहते हो। फिर इसी तरह मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन डेट्स पे कि किस किस डेट में वो आया था, क्वार्टर का उस दिन हमने फार्मूले के थ्रू निकाला था, इसका सेशन भी मैंने किया था, वो भी आप प्लेलिस्ट जब MS एक्सेल वाले प्लेलिस्ट पे अगर आप जाए तो आपको पता चल जाएगा। करंट स्टेटस वो टीचर अभी है कि नहीं है। इसी तरह उनकी ट्रेनिंग्स पे आप करोगे कि कितने दिनों की ट्रेनिंग किसी ने ली है। फिर अगर आगे आपने उस टीचर के परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करना है कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेनिंग में उनको बताया हुआ है प्रेजेंटेशन एनवायरनमेंट का, मटेरियल्स का, असेसमेंट रिकॉर्ड रखना या मुख्तलिफ जो जो चीज़ें हैं उस पर आप उनको ट्रैक करोगे, फिर जाओगे तो फिर आप इस तरह निकाल सकते हो कि जिसने अगर 8 डेज की ट्रेनिंग ली है तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, अगर किसी ने 5 दिन की ट्रेनिंग ली है तो उनकी क्या परफॉर्मेंस। फर्स्ट स्टेप से कि कैसे हम जेंडर पे और एज में आपको आज बताना चाहता हूं कि इस एज के ग्रुप्स कैसे आप निकाल सकते हो।
तो अब अगर आप इस एनालिसिस शीट में देखें तो जेंडर तो हमारे पास सिंपल मेल फीमेल है, लेकिन एज तो मुख्तलिफ किसी ने लिखा होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो सबसे पहले तो ये रेंज जो एज का मैंने लिया है, ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 18 से कम मैंने इसलिए नहीं लिया कि टीचर्स है तो जाहिर बात है कि 18 से तो कम कोई होगा नहीं। तो आप मुख्तलिफ किस्म से कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मुझे 2-2 साल के रेंज में चाहिए, 4-4 साल, 5, ये मैंने 10-10 साल का ज़्यादातर रेंज लिया हुआ है। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको ये कैसे चाहिए। बाय जेंडर मैं निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब या तो नेम मैनेजर वाला सेशन मैंने किया था, आपने नेम मैनेजर्स बनाने होंगे जिस जिस कॉलम पे भी आप डेटा एनालिसिस करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं किस पे कर रहा हूँ, जेंडर पे कर रहा हूँ, और दूसरा किस पे कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट्स पे कर रहा हूँ। तो डेटाबेस में जाके मैंने यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम पे, ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम है इस पे, और साथ में एज वाले सॉरी जेंडर वाले कॉलम पे मैंने नेम मैनेजर लगाना है। कहाँ कहाँ आपको नेम मैनेजर चाहिए, अब आप देखो, आपको डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट डेटा चाहिए तो एक हो गया डिस्ट्रिक्ट, दूसरा क्या, जेंडर के अगेंस्ट एक हो गया जेंडर। दो कॉलम से फिलहाल मैं नेम मैनेजर लगा रहा हूँ। तो ये मैंने अपना जेंडर वाला कॉलम सबसे पहले, मैं पहले रो में आ गया जिस तरह मैंने सेशन 1 में कहा था, और अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे ही मैं दबाता हूं आखिर तक सेलेक्ट हो गया। ये मेरे पास कोई 1479 टीचर्स का डेटा है। तो ये सारा मेरा सेलेक्ट हुआ। फिर मैं गया फार्मूला बार में, कहा गया, फार्मूला बार में, और यहाँ पे मैंने कहा डिफाइन नेम। इस कॉलम को मैं नेम देना चाहता हूं तो इसको मैंने नेम दिया जेंडर। अब मुझे रेंज लेने की जरूरत नहीं होगी, मैं सिंपल जेंडर वहां पे कैलकुलेट करूंगा, और ये मैंने ओके किया। ये दो पे मैंने फिलहाल नेम मैनेजर्स बनाया। अब आप कैसे कल करोगे काम अपना, यहां पे आप आ जाते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा यहां से मैंने करना है, मैंने जूम कर दिया इसको थोड़ा सा, इज इक्वल टू, अब चूंकि आपने जेंडर वाइज डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कैलकुलेशन करनी है तो टेक्स्ट के कॉलम्स है दोनों। अगर आप देखो दोनों टेक्स्ट के कॉलम है तो जाहिर बात है आपको सम एफ्स नहीं बल्कि काउंट एफ्स चाहिए। आपने काउंट करना है इसको, तो आप यहाँ पे एनालिसिस में आ जाते हो, इज इक्वल टू, यहाँ आपने कहा काउंट एफ्स। ये एस डालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपके कंडीशंस दो है, एक है बाय डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है जेंडर। काउंट एफ्स, अब मैंने नेम मैनेजर डिस्ट्रिक्ट का क्या दिया था, मैंने सिंपल डिस्ट्रिक्ट दिया था, और जैसे ही मैं वो करूंगा तो यहाँ पे ये आएगा भी वो नेम मैनेजर मेरा, काउंट एफ डिस्ट्रिक्ट। मैं उधर जा ही नहीं रहा डेटाबेस में, अब मैंने डिस्ट्रिक्ट को काउंट करना है। अब क्राइटेरिया क्या है, ये जहां ये लिखा हो इज इक्वल टू काउंट एफ डिस्ट्रिक्ट, और ये मैंने लिया डिस्ट्रिक्ट का रेंज किया। अब दूसरा भी मुझे एक कंडीशन चाहिए काउंट के लिए, वो है जेंडर, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जेंडर वाइज देख रहा हूँ। तो मैंने फिर से कामा लगाया, दूसरा नेम मैनेजर मैंने क्या दिया था, जेंडर। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा इधर आएगा, अगर इधर नहीं आया आता तो आपने फिर जो नेम मैनेजर बना उसका नाम आपने गलत डाला है, तो ये डबल क्लिक करें आप, जेंडर आ गया, कामा, जेंडर क्या चाहिए मुझे, ये ऊपर जो मेल लिखा है। अगर मैं कहता हूं कि नहीं मैं रेंज नहीं करता, इधर इन्वर्टेड कामाज में भी लिख सकता हूं क्योंकि दो ही नाम है, तो इतना ज्यादा रेंज नहीं है कि मुझे फिर आगे ले जाना पड़े, दो ही है तो मैं इस तरह भी कर सकता हूं कि सिंपल इसे कहूं इन्वर्टेड कामाज में मेल। अगर जब आप खुद लिखते हो तो इन्वर्टेड कामाज में देना है, और अगर रेंज करते हो तो फिर इन्वर्टेड कामाज नहीं चाहिए। तो ये मैंने रेंज कर दिया क्योंकि रेंज वाला तरीका ऑथेंटिक है। अब मैंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट को काउंट करो अगर ये हो, और जेंडर के कॉलम को काउंट करो अगर ये हो, और ब्रैकेट बंद किया। तो ये मुझे बता रहा है कि डेरा इस्माइल खान के मेल नंबर है 258। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे भी मैंने करना है ना, तो सिंपल मैंने इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, लेकिन ये जीरो बता रहा है, क्यों, क्योंकि
अब मैंने यहाँ पे एक ये डिस्ट्रिक्ट का कॉलम रेंज करवाया था और एक ये जेंडर रेंज करवाया था, तो इन दोनों को मैं लॉक करूंगा, लेकिन लॉक के मैंने आपको तरीके बताए थे कि F4 से आप रेंज को लॉक करते हो। जब आप कहते हो कि मैं आगे अगर पेस्ट करता जाऊं तो ये ना हिले, तो जब आप पहली दफा F4 दबाते हो तो वो डॉलर का निशान लगा देता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम F4 आप दबाते हो तो ये डॉलर का निशान का मतलब ये है कि ये कंप्लीटली लॉक हो जाएगा। और इसी तरह इस पे भी मैंने F4 दबाया तो ये भी लॉक हो गया, कंप्लीट लॉक हो गया ये। अब अगर मैं इसको आगे पेस्ट करूंगा तो ये वही दिखाएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट लॉक लगाया है तो वो नहीं हिल रहा। अब दो तरीके और हैं। जब पहली दफा F4 दबाओ तो कंप्लीट लॉक, जब दो दफा दबाओ तो उसका मतलब यह है कि कॉलम पे लॉक कर दो लेकिन रोज पे लॉक ना करो, और तीसरी दफा दबाओ तो रोज पे लॉक करो और कॉलम। मैं चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट का रेंज मैंने लिया है इसको मैं लॉक करूं, ऐसे लॉक करूं कि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये लॉक हो, लेकिन अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो ये लॉक ना हो, क्योंकि मैंने नीचे इसको करक और परजीर में भी ले जाना है। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, 2 टाइम्स जो हम दबाते हैं ना, जिस तरह हम, सॉरी 3 टाइम्स, जब 3 टाइम्स आप F4 दबाओगे जब डॉलर सिर्फ स्टार्ट में होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपका ये डेटा रेंज जो है ये लॉक हो गया बाय कॉलम्स, लेकिन बाय रोज ये लॉक नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे किया। अब जब मैंने इसको ऐसे किया तो आप देखें नीचे जब मैं जाता हूं तो ये नीचे जा रहा है, देखें इधर भी आ गया और इधर भी है, और वो मेल अपनी जगह पड़ा हुआ है। अब इसके लिए तो मैंने 3 दफा F4 दबाया या डॉलर को सिंपल स्टार्ट में सिर्फ रख दिया। अब जेंडर के लिए 2 टाइम्स F4, मैं ये सिंपल लैंग्वेज में सिलेक्ट करता कि आपको आसानी हो। 2 टाइम्स F4 क्या होता है, वो आपको ये डेटा इस तरह लॉक करेगा कि नीचे आप जाओ तो ये ना हिले, लेकिन इस तरह लॉक नहीं करेगा क्योंकि आगे आपने इसको ले जाना है। तो अब मैं इसको यहां से पेस्ट किया तो देखें अब फीमेल पे आ गया और वहां डिस्ट्रिक्ट पे वो स्टैटिक पड़ा हुआ है। यहां तो टोटल लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको प्लस करो, इसके साथ चला गया। अब आप इसको नीचे पेस्ट करो और ये भी इस तरह पेस्ट कर दो तो 1476 आपके टीचर्स के नंबर आ गए। अब अगर आपको परसेंटेज भी चाहिए होते तो वो आप इधर भी डाल सकते हो, या आप 2 टेबल बनाओ। पहले टेबल को नाम दो बाय नंबर, इसको मैंने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया बाय नंबर, और नीचे दूसरा जो बनाया उस पे मैंने लिख दिया बाय परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं फिर परसेंटेज वाला भी यूज। अब ये इस तरह लॉक है और ये इतना जबरदस्त है कि इन तीनों को मैं जहां भी इस तरह के टेबल में पेस्ट करूंगा तो ये बिल्कुल सही वो करेगा और कोई मसला नहीं होगा। ये देखें अब यहां आ गए, लेकिन जेंडर वाला यही नहीं आया, जेंडर वाला उधर ही रह गया क्योंकि वो नीचे जाने पे लॉक्ड है। ठीक है, तो ये नंबर में, अब मैं परसेंटेज में चाहता हूं तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 किस्म के परसेंटेज यूज कर, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है या रिक्वायरमेंट पे कि आप वर्टिकल एनालिसिस करना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये कि मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि डेरे इस्माइल खान में कितने परसेंट मेल और कितनी फीमेल है, हरक में कितने परसेंट मेल कितनी फीमेल है, अपरदीर में कितने परसेंट मेल कितनी फीमेल है, और टोटल पे आप वर्टिकल करवाना चाहते हो कि ओवरऑल डेरा इस्माइल खान में कितना परसेंट आ रहा है, ओवरऑल का करक में कितना परसेंट, तो आप ऐसे कर सकते हो सिंपली इज इक्वल टू दिस मेल डिवाइडेड बाय टोटल। इसको डिवाइड कर दो इस टोटल पे तो वर्टिकली आपको आ जाएगा, और फिर फीमेल को भी डिवाइड कर दो टोटल पे तो ये आपको वो भी दिखा देगा। तो इस तरह आपके पास मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आपका सारा डेटा अवेलेबल होगा और आप इससे अंदाजा लगा सकोगे। ये 100% जब दिख रहा है तो इसका मतलब एक डेटा ठीक है, क्योंकि ओवरऑल 100% को ही कवर करना चाहिए।
तो अब इसको इंटरप्रेट आप कैसे कर रहे हो कि देयर आर 39% ऑफ द टीचर इन डेर इस्माइल खान, 30% इन करक एंड 32% इन अपर दी। तो ये टोटल जब आप करो तो ये 100% बन जाता है। ये नीचे देखिए। और इसी तरह फिर आप जब जेंडर वाइज बता रहे हो तो आप कहते हो कि डेर इस्माइल खान में 45% मेल 55% फीमेल है, करक में 62% मेल 38% फीमेल है, और अपरदीर में 62% मेल और 38% फीमेल, जिससे आपको अंदाजा लग रहा है कि डेर इस्माइल खान में फीमेल टीचर ज्यादा है और बाकी में मेल की टीचर ज्यादा है। तो आप से अपने आइडियाज भी जनरेट कर सकते हो कि कहाँ पे मुझे थोड़ी सी इंटरवेंशन की जरूरत है, कि क्यों मेरा एक खास जगह में परसेंटेज कम आ रहा है और कहीं पे ज्यादा आ रहा है। इसको जरा गौर से आप देखें, क्योंकि ये एज वाला जो अब है इसको आपने केयरफुली करना है। एज वाला अब मुझे किस तरह चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पे और एज पे चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और एज पे कर रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे बाय एज भी नंबर मिले। तो जिस तरह मैंने ये किया था कि मैंने जब ये कर रहा था तो मैंने जेंडर का कॉलम और डिस्ट्रिक्ट के कॉलम पे नेम मैनेजर बनाया। अब यहां मुझे एज चाहिए और डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी नेम मैनेजर अवेलेबल है, एज पे भी मैं एक नेम मैनेजर बना लेता हूं। मैं डेटाबेस में गया, एज के कॉलम में आया, सारा सेलेक्ट किया कॉलम मैंने, ये स्टार्ट में खड़ा हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सारा सेलेक्ट हो गया। तो सारा सेलेक्ट किया, फार्मूले में गया, डिफाइन नेम में गया, और यहाँ पे एज उसने ऑलरेडी लिया हुआ है कॉलम का नाम, तो एज ही मुझे चाहिए, तो ये मैंने नेम मैनेजर बना लिया। अब मैं एनालिसिस में आया, मुझे एज और डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो सिंपल तरीका मेरा क्या होगा, मैं एक इस तरह कर लूंगा कि इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट पे चाहिए, तो काउंट एफ स्मॉल ब्रैकेट, ये मैंने लिया डिस्ट्रिक्ट, वो मेरे पास ऑलरेडी नेम मैनेजर है नीचे अवेलेबल है, कामा क्या ये मेरा डिस्ट्रिक्ट, और इस पे अभी से कितनी दफा F4 में दबाऊं ताकि ये इस तरह लॉक हो जाए बाय कॉलम्स, लेकिन बाय रो ये नीचे जाए। तो इसके लिए मेरे पास है F4 को मैंने एक फर्स्ट टाइम दबाया टोटल लॉक, सेकंड दफा दबाया तो बाई काल रोज लॉक, और थर्ड दफा दबाया तो ये बाई कॉलम्स लॉक हो गया। कॉलम लॉक के लिए ये इस तरह होता है, थर्ड दफा दबाया मैंने, प्रेस किया, सॉरी। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर, एज का मुझे चाहिए, तो एज के लिए भी मैंने बनाया अभी नेम मैनेजर, मैंने क्या नाम दिया था, एज, एज एज दिया था, और कामा क्या। अब यहाँ पे ट्रिक है, अब आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे इस तरह लिखा ही नहीं है, वहां पे तो हर एक बंदे का अलग अलग एज है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि एज, यहाँ पे आपका कौन सा रेंज चाहिए, 18 to 25, तो आप कहोगे अगर एज है, कि अगर एज है इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 18, एक दफा ये, अब दूसरी दफा भी आप कहोगे यही सेम चीज, कामा एज अगर इज इक्वल टू है या लेस देन 25। ये मैंने सिंपल इसको एक्सप्लेन करवाया। अब मैंने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट ये लो, और एज के लिए दो दफा कंडीशंस दे दी। मैंने आपको कहा था ना, आपने लिखा है ना, अब इसमें जितनी भी कंडीशन आप दो दे सकते, जितना रेंज मैंने दिया है, अगर यहाँ पे मैंने 18 to 20 किया है तो मैं एक दफा कहूंगा कि इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 18, और फिर कहूंगा एज इज इक्वल टू आर लेसर देन 20। लेकिन चूंकि मेरा रेंज है 18 to 25, तो मैंने पहले कहा कि अगर एज है इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 18, और फिर कहा एज है इज इक्वल टू आर लेसर देन 25, विच मींस दैट एज विच कम्स बिटवीन 18 to 25, सो उसको काउंट कर दो, और ये मैंने प्रेस किया। अब ये मुझे कह रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब आप रेंज लेते हो तो फिर तो इन्वर्टेड कामास की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप रेंज नहीं लेते, खुद बताते हो, तो आपने उन कंडीशंस को इस तरह इन्वर्टेड कामास में क्लोज करवाना है। ये मैंने इन्वर्टेड कामास में क्लोज किया। ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखते हो तो पहले ग्रेटर देन या लेसर देन का निशान और उसके बाद इज इक्वल टू का निशान होना चाहिए। मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले ये हो और फिर ये हो,
तो सिंपल आपने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट रेंज कर दिया, रेंज दे दिया, ये एज के लिए दो शरायत आपने दिए, एक दिया एज इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख दिया कि जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो, और दूसरी शर्त फिर दे दी कि एज ग्रेटर लेसर देन और इक्वल टू 25 हो। तो ये आपको 18 टू 25 का दे देगा, ये अपनी नीचे तक पेस्ट किया। इसी तरह अब आपको आगे ये तीनों रोज सेलेक्ट कर दो, तीनों कॉपी, इधर भी पेस्ट कर दो, इधर भी पेस्ट कर दो, इधर भी पेस्ट कर दो, और इधर भी पेस्ट कर दो। अब सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं आपने, चेंजेस ये करने के यहाँ पे आपने 18 टू 25 कहा था, अब यहाँ आओ, यहाँ पे कहो कि कितना 26 टू 35, तो इसको बोलो 26 और इसको कर दो 35। ठीक है, और अब यहां पे मुझे सिर्फ एक ही शर्त चाहिए, अबव देन 55। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको और चाहिए तो करते जाऊं, वरना यहां पे मैं सिंपल कहता हूं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या इसमें अब इक्वल टू नहीं कहूंगा, बस ग्रेटर देन 55 जो भी हो। अब इन फर्स्ट रो को कॉपी करके नीचे पेस्ट, नीचे पेस्ट, तो ये आपको अब एज वाइज बता रहा है। तो सिंपली मुझे नंबर में भी नजर आ रहा है, और अभी मैं परसेंटेज वाला टेबल भी इसी के साथ रख देता हूं ताकि नजर आए। तो ये मैंने इधर रख दिया, ठीक है। अब ये बाय नंबर आ गया, मैं अब इसमें परसेंटेज निकाल रहा हूं। यहां पे मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, टोटल तो मेरे पास ऑलरेडी यहां मौजूद है ना, मैं सिंपल इसको प्रेस करूं, डिवाइडेड बाय दिस। अब मैं फिर से आगे इसको पेस्ट करता जाऊंगा ना, तो मैं चाहता हूं ये वाला इस तरह लॉक हो जाए लेकिन नीचे लॉक ना हो, तो वही तरीका अपना लूंगा इसके लिए भी, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट के लिए किया था। F4 को 1 2 3 दफा दबाऊंगा ताकि ये कॉलम्स पे लॉक हो जाए। अब मैंने इस तरह निकाला और इसको परसेंटेज का नाम दे दिया। अब आगे मैं चलता गया, ये देखें, ये देखें, तो ये सारा इसने मुझे दे दिया। तो ये मुझे अब बता रहा है कि आपके टोटल डेटा में ज्यादातर इस एज के लोग 11% है, इस एज के लोग 36% है, ये वाली भी 11 है, ये 28